हरियाणा, आधी रात। एक लड़की शादी का लाल जोड़ा पहने बेसुध सी पानीपत की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका दुपट्टा जमीन को छू रहा था। वो अपने एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े और दूसरे हाथ से एक लड़की का हाथ थामे भाग रही थी। बीच बीच में वे दोनों पीछे मुड़कर जरूर देखती कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां बस स्टॉप पहुंची। उन दोनों ने बस स्टैंड के चारों ओर एक नज़र दौड़ाई कि किसी ने उन्हें पहचाना तो नहीं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग दुल्हन के लिबास पहने लड़की को ऐसे बेसुध होकर दौड़ते देख रहे थे। पर रात ज्यादा हो जाने की वजह से थोड़ी देर बाद सभी अपने कामों में लग गए। भैया, ये दिल्ली जाने वाली बस कौन सी है? उस लाल जोड़े वाली लड़की ने कंडक्टर के कपड़े पहने एक आदमी से पूछा। पहले तो उस कंडक्टर ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूर के देखा, जिससे वो दोनों लड़कियां घबरा गई। फिर उस कंडक्टर ने अजीब लहजे में कहा, मैडम जी, दिल्ली की बस वो सामने लगी हुई है, आप जाके बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर वो दोनों लड़कियां उस बस में जाकर बैठ गई। उनके जाने के बाद उस कंडक्टर ने किसी आदमी को कुछ इशारा किया, जिसे देखकर वो दूसरा आदमी बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बस जल्दी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? उस दूसरी लड़की ने लगभग रोते हुए कहा। रो मत ध्वनि, भगवान जी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, माँ कहती है। न अच्छे लोगों की भगवान जी हर मुसीबत में मदद करते हैं, तो वो आज हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे। उस दुल्हन बनी लड़की ने अपनी छोटी बहन ध्वनि के आंसू पोंछते हुए उसे समझाने लगी। अपनी दी की बात सुनकर ध्वनि की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके आंसू बहना बंद नहीं हुए। ध्वनि की दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दी, माँ और बाबा कब तक दिल्ली आ जाएंगे? ध्वनि की बात सुनकर उस लड़की का दिल धक से रह गया, जैसे मानो उसके सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। उस लड़की की आंखों में नमी छा गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को ध्वनि के देखने से पहले ही पोंछ लिया। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, एक बार हम दोनों दिल्ली पहुंच जाए, फिर माँ पापा जल्द से जल्द उन लोगों से छुपकर दिल्ली आ जाएंगे। उन दोनों ने मुझसे खुद ये वादा किया था। इस आखिरी लाइन को बोलते हुए उस लड़की का गला रूंध गया था, इसलिए वो खामोश हो गई। इसी के साथ बस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। वहीं वो दोनों इस बात से अनजान थी कि एक औरत उन दोनों लड़कियों को बहुत देर से और बहुत गौर से देख रही थी। वो औरत उन दोनों के पास वाली सीट पर आके बैठ गई। फिर उस औरत ने अपने चेहरे पर प्यारी से मुस्कान लाके बोली, बेटी कहाँ जाना हो रहा है तुम दोनों का? उस औरत की बात सुनकर वो दोनों उस औरत को देखकर घबराने लगी। आप कौन? ध्वनि की दी ने पूछा। मैं न यहाँ अपने खेती की कटाई करवाने के लिए आई हुई थी, मैं नोएडा में रहती हूँ अपने बेटे बहू के साथ। उस औरत ने प्यार से ध्वनि के सर को सहलाते हुए उसकी दी से कहा। थोड़ी देर में वो औरत उन दोनों बहनों से घुल मिलकर बात कर रही थी। असल में बात तो सिर्फ वो औरत ही कर रही थी और वो दोनों लड़कियां उन बातों का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। वैसे बेटा, तुम्हारी ये आंखें बहुत खूबसूरत है, लाखों में कुछ लोगों की ही ऐसी ग्रे कलर की आंखें होती है। मैंने पढ़ा था गूगल न्यूज़ पे, और तुम्हारी आंखें ही नहीं, तुम खुद भी कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल विदेशी लड़कियों की तरह। तुम्हारी स्किन भी कितनी फेयर है। मुझे भी अपने ब्यूटी सीक्रेट्स बता दो ताकि मैं अपनी बहू को बता सकूं। उस औरत ने ध्वनि की दी से कहा तो उसने भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ देर बाद उस औरत ने ध्वनि को खाने के लिए एक सेब दिया तो ध्वनि ने मना कर दिया। उस औरत के बार बार बोलने पर ध्वनि उससे वो सेब लेकर खाने लगी। उसकी दी ने उसे मना करना चाहा, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा न कर सकी, क्योंकि वो जानती थी ध्वनि ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वहीं ध्वनि को सेब खाता देखकर उस औरत के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तभी ध्वनि को अपनी दी का ख्याल आया तो उसने अपने माथे पर हल्की से चपत लगा दी।
दी प्लीज आप भी थोड़ा सा खा लो न प्लीज दी, आपने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा खा लो। ध्वनि ने अपनी दी के मुंह के पास उस एप्पल को ले जाते हुए कहा, लेकिन उसकी दी ने उस सेव को नहीं खाया। जिसे देख वो औरत बोली, चिंता मत कर छोरी, मैंने उसमें कोई दवाई नहीं मिलाई है। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तो मजबूरी में उस लड़की को उस एप्पल को थोड़ा सा खाना पड़ा। दी मुझे न अब नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, दिल्ली आए तो उठा देना आप मुझे। ध्वनि ने अपनी दी की कंधे पर सर रखते हुए कहा, तो उसकी दी उसके बालों को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी भी आंखें बंद होने लगी, वो चाहकर भी अपनी आंखों को खुला नहीं रख पा रही थी। वहीं उन दोनों की ऐसी हालात देखकर उस औरत ने किसी को कॉल किया, काम हो गया है, रोकड़ा तैयार रखना, मैं इन दोनों को लेकर उतर रही हूँ बस से। उस औरत ने कॉल पे किसी आदमी को कहा, फिर कंडक्टर को बोलकर बस रुकवा दिया। कंडक्टर भी उस औरत से मिला हुआ था, इसलिए उसने उस औरत की मदद की। बस से उन दोनों लड़कियों को उतारने में रात ज्यादा हो जाने की वजह से बस में मौजूद लोग सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उन चारों की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं ध्वनि की बहन हल्की बेहोशी की हालात में उनकी बातें सुनकर घबराने लगी। वो उन्हें कुछ बोलना चाहती थी, उनके पास से अपनी बहन को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी, उसकी ज़बान और उसका माइंड उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी किसी ने उस लड़की के ऊपर पानी फेंका, जिससे वो अपने सपने से बाहर आ गई। वो हड़बड़ाते हुए नींद से जागी तो उसने देखा उसके सामने एक करीब 32 साल की औरत, जिसने बहुत ही भड़कीला मेकअप किया हुआ था और उस औरत ने एक चमकीली साड़ी पहनी हुई थी। वो अपनी आंखें तरेड़ते हुए उस लड़की को ही घूर रही थी। उस औरत ने एक पैकेट उस लड़की के पास जमीन पर फेंका। ए लड़की, अम्मी जान का ऑर्डर है, जल्दी से ये कपड़े पहनकर बाहर आ, कस्टमर लोग आने वाले हैं। अम्मी जान को काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। तू नहीं आई तो तेरी ये कच्ची कली बहन को भी कस्टमर के सामने धकेल देगी। अम्मी फिर बोलना मत की, रज्जो ने बताया। नहीं, रज्जो ने अपने बाल झटकते हुए कहा, तो उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। का कस्टमर, अम्मी जान कच्ची कली देखिए, मुझे आपकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाहती हैं? और ये कौन सी जगह है? मैं और मेरी बहन यहाँ कैसे पहुँची? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, उस लड़की ने डर से हकलाते हुए कहा। तो रज्जो ने अपना माथा पीट लिया। ए छोकरी, मैं तेरी नौकर नहीं, समझी कि नहीं, जो तेरे को सब बात विस्तार से बताते रहूं। लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता देती हूँ, तू अभी कोलकाता के मशहूर कोठे में मौजूद है, जहाँ तू धंधे के वास्ते लाई गई है। अब ते को कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया, आमी बुझती पारी न। रज्जो की बात सुनकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन्न रह गई, उसके दिमाग ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया। रज्जो की आवाज से वो लड़की अपने सेंस में वापस आई। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ, रज्जो इतना बोल वहां से जाने लगी तो वो लड़की अपने सेंस में आई। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा तो अपनी हालत देख, तू पहले ये तेरा हुलिया बता रहा है, तू क्या कांड करके आई? रज्जो ने उस लड़की की बात बीच में ही काट कर कहा। तो उस लड़की ने खुद को देखा, सच में उसकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी। उसने अभी भी वो ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, वो अब धूल मिट्टी की वजह से बहुत गंदा हो चुका था। वैसे तेरा नाम क्या है? रज्जो ने रूखे स्वर में पूछा। फलक, उस लड़की ने कहा। तो रज्जो मुस्कराने लगी। अच्छा नाम है तेरा फलक, तुझपे जमता भी है, तू नहा धो ले, तब तेरी रंगत निखर के दिखेगी। रज्जो ने इतना कहा और उस रूम से बिना फलक की बात सुने चली गई। फलक तो बेजान सी उस कपड़े के पैकेट को देख रही थी, उसकी आंखें तो मानो पत्थर सी हो है थी। क्या उसके जिंदगी में दुखों की कमी थी, जो अब ये तकलीफ भी उसे मिलने को तैयार है? उसने अपनी नजरें घुमाकर ध्वनि की ओर देखा। उसे देखते ही उसे उसके पापा की बात याद आई। बेटा ध्वनि तुमसे छोटी है, हमारे जाने के बाद तुम उसका और अपना ख्याल रखना।
जितनी जल्दी हो सके विनोद अंकल के पास पहुंच जाना। यू नो दैट पापा एंड मॉम बोथ लव यू बोथ वेरी मच। इस शब्दों को याद कर फलक की आंखें नम हो गईं। उसने उन कपड़ों को उठाया और वॉशरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर उन कपड़ों को पहनकर वापस रूम में आई। तब तक उसकी बहन ध्वनि भी नींद से जाग चुकी थी। पहले तो वो कन्फ्यूजन में उस रूम को देख रही थी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुलते ही ध्वनि फलक को उन कपड़ों में देखकर हैरान रह गई। फलक ने एक जॉर्जेट की चमकीली साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस, बैकलेस एंड उसका गला काफी डीप था, जिससे फलक के खूबसूरत कॉलरबंद साफ दिखाई दे रहे थे। ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो साड़ी काफी रिवीलिंग थी, जिसमें फलक बेहद खूबसूरत लग रही थी। दी, ये सब क्या है? आपने ये क्या पहना हुआ है और हम कहाँ हैं? मुझे यहाँ से क्रीपी वाइब्स आ रही है। ध्वनि ने लगभग सवालों की झड़ी लगा दी। फलक को उसकी बातें सुनकर रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों से निकलने नहीं दिया और ध्वनि की ओर आ गई। उसने ध्वनि को पास के जग से एक गिलास पानी पीने को दिया। ध्वनि ने उसे पी लिया। फलक ने उसे सब सच बताना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो इस दलदल से भले खुद न निकल पाए, लेकिन वो ध्वनि को इसमें फंसने नहीं दे सकती थी। उसने नहाने जाने से पहले वहां से भागने का रास्ता खोजना चाहा, लेकिन वहां जगह जगह मौजूद आदमी उस कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। फलक ने ये सब याद करते हुए ध्वनि को सब कुछ बता दिया और उसे कुछ समझा दिया। वो दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि रज्जो दोबारा उस कमरे में आ गई। रज्जो तो फलक की खूबसूरती को आंखें फाड़े देखती रह गई। कोई लड़की बिना मेकअप के इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? रज्जो मन में बोली। फलक, तू तो न मुझे अम्मी जान से मरवाएगी ही, अभी तक तूने मेकअप नहीं किया, रज्जो ने कहा और फलक का मेकअप करने लगी। थोड़ी देर में उसके फलक का हल्का मेकअप कर दिया, क्योंकि उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी। रज्जो उसे लेकर नीचे जाने लगी तो फलक ने रज्जो को रोकते हुए कहा, रज्जो दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फलक के मुंह से खुद के लिए दी सुनकर रज्जो को बेचैनी होने लगी। उसे किसी का उसको दी कहना याद आने लगा। हाँ बोल न, क्या बोलना है तेको? रज्जो ने फलक की ओर देखते हुए कहा तो फलक ने गहरी सांस ली और रज्जो को कुछ बताने लगी। फलक जैसे जैसे अपनी बातें रज्जो को बता रही थी, रज्जो के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे और फलक की आखिरी बात सुनकर रज्जो ने उस पर झल्लाते हुए कहा, तू पागल हो गई है? अगर मैंने तुम दोनों को यहाँ से भगाया न तो वो अम्मी मुझे और मेरे बेटे दोनों को मार देगी। रज्जो की बात सुनकर फलक ने कहा, दी, क्या आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं? क्या आपको हम दोनों पर तरस नहीं आ रहा? आप हम दोनों को ना सही, लेकिन प्लीज मेरी बहन को इस नर्क से निकाल दीजिए, प्लीज दी, प्लीज। फलक ने रोते हुए रज्जो के पैरों में गिर गई तो रज्जो को उसके लिए बहुत बुरा लगा। नहीं दी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे भी ये सब क्यों न करना पड़े। ये बोल ध्वनि ने अपनी बहन को रोते हुए गले लगाया तो फलक